हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आप लोग बातचीत का मेरा वाला जो पहला वीडियो था यानी सब्जेक्टिव वाला वीडियो, उम्मीद है आप लोग उस वीडियो को देख लिए होंगे। अब मज़ा तो आइए गया होगा पूरा का पूरा। तो मज़ा आ गया तो क्या केवल सब्जेक्टिव वाला वीडियो देखने से काम चल जाएगा जी? नहीं चलेगा, ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव 50% ऑब्जेक्टिव ही रहता है। तो आज हम आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो लेकर के आए हैं और इसका नाम है बातचीत। तो बातचीत का सब्जेक्टिव वाला तो वीडियो पोस्ट कर दिए हैं, उम्मीद आप लोग देख भी लिए होंगे। और नहीं देखे होंगे तभी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, सीधा जा करके बस बटन पे क्लिक करना है और वहाँ से जा करके वीडियो को देख लेना है। या नहीं तो वो काम और करना है, प्ले लिस्ट बना दिए हैं, प्ले लिस्ट में जाना है और एक तरफ से सब वीडियो खंगाल करके एक तरफ से देख लेना है। तो बस सब्जेक्टिव वहाँ से देख लेना है। ऑब्जेक्टिव तो अब वीडियो आइए रहा है, फटाफट अबे करेगा। ऑब्जेक्टिव इस तरीक़ा से ऑब्जेक्टिव का भी तैयारी कर लेना है। तो आज कौन सा हम लोग पार्ट का ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे? बातचीत वाला। तो बातचीत का तो पहला वाला समझ में आ ही गया है। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं बातचीत का वीवीआई ऑब्जेक्टिव। क्या बात है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा ऑब्जेक्टिव इसमें लाए हुए हैं, टॉप 50 ऑब्जेक्टिव लाए हुए हैं। इससे एग्जाम में बाहर पूछने का कोई चांस नहीं है, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहेगा। अगर इससे क्वेश्चन को बाहर कर दिया, पक्का वादा कर रहे वीडियो डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं बातचीत का वीवीआई ऑब्जेक्टिव को क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो बउआ याद हो जाना चाहिए बातचीत जो चैप्टर है उसका लेखक कौन है भाई। तो उसका लेखक हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट। कौन है लेखक? तो बालकृष्ण भट्ट। तो ये याद ही हो गया होगा। सबसे पहले हम लोग आते हैं आज का मोटिवेशनल लाइन। हम आप सभी के लिए हर दिन मोटिवेशनल लाइन लेकर के आएंगे। इससे क्या होगा कि आप सभी ऊर्जावान बनेंगे और आपको नया नया वीडियो देखने में और आपकी तैयारी में काफ़ी मदद मिलेगी। तो आज का मोटिवेशनल लाइन जो आप सबके लिए है, तो ये रहा आज का मोटिवेशनल लाइन। रख हौसले बुलंद, रख हौसले बुलंद, तेरी भी उड़ान होगी। रख हौसले बुलंद, तेरी भी उड़ान होगी। देखेगी दुनिया सारी तेरी, देखेगी दुनिया सारी तेरी, भी एक दिन तेरी पहचान होगी। आपको हौसला ऐसा रखना है, इस हौसले पर एक दिन आपकी पहचान होगी। तो आपको अपना हौसला बना के रखना है। आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं ऑब्जेक्टिव क्लियर कर सकता हूँ, मैं टॉपर बन सकता हूँ। तो इस हौसले के साथ आपको वीडियो को देखना है और उम्मीद है कि यदि अगर आप इस हौसले के साथ वीडियो देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से हम आपको टॉपर बनाएंगे। ये आपके ज्ञानेंद्र सर का वादा रहा। तो चलिए फटाफट चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो मिशन 450+ हम लोग का चल रहा है, जिसमें कि बहुत सारा चीज़ का वीडियो हम लोग लॉन्च किए हुए हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फटाफट से। आइएगा ऐसा लाइकवा वाला बटन दिखेगा वो दबा दीजिएगा, ठीक है। तो इस चैनल के माध्यम से आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए देखिए फटाफट से क्वेश्चन आ गया आपके बीच में। पहला क्वेश्चन है, क्या खूबसूरत सा प्रश्न हम आपके बीच की लेकर आए हुए हैं। देखिए प्यारा प्यारा प्रश्न मिलेगा आज हम लोगों को। काफ़ी आज का सेशन में बहुत मज़ा आ जाएगा, पूरा क्लास एकदम धुआं धुआं करके रख देंगे, ठीक है ना। देखिए कितना मस्त सा क्वेश्चन लाए हुए हैं, एकदम प्यारा सा प्रश्न है आपके बीच में कि लेखक बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बउआ एक दिन बताते हैं तुम लोगों को, सभी बच्चों को। तो लेखक का नाम और उसका जो रचना है, इस सब चीज़ को देख लेना है, क्योंकि लेखक का नाम, उसके पिता का नाम, उसकी माँ का नाम और रचना एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा। तो पहला प्रश्न उसी टाइप का क्वेश्चन है कि लेखक बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो आप लोग बताइए फटाफट कि लेखक बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए में आपका हो जाएगा 23 जून 1884, 23 जून 1844, या फिर 20 जुलाई 1902, या फिर 18 जून 1894। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप लोग फटाफट बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 जून 1844। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 23 जून 1844। इसका यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था भाई? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा मजा आ गया पहला वाला प्रश्न देख करके। इसी टाइप का एकदम धासु धासु प्रश्न सब लाए हुए हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में कभी भी दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए दूसरा प्रश्न आपके बीच में आ चुका है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। आप लोग बताइएगा बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश,
मथुरा उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। हाँ सही बात है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ये यूपी वाले चच्चा थे, आप सभी को मालूम है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहा जाए तो उनका घर था कहाँ? इलाहाबाद। इलाहाबाद कहाँ है भैया? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। यानी बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हो जाएगा? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आपको याद हो ही गया होगा। चलिए तीसरा प्रश्न आपके बीच में ये रहा कि बातचीत के जरिए भाप बन करके क्या बाहर निकल जाता है? बातचीत के जरिए भाप बन करके क्या बाहर निकल जाता है? ईर्ष्या निकल जाता है, द्वेष निकल जाता है, मवाद या धुआं निकल जाता है, या फिर कलेश बाहर निकल जाता है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हाँ भाई सी ही होगा, सी, मवाद या धुआं। यानी जब हम लोग बातचीत करते हैं तो जो भी कुछ हमारे अंदर में कुछ बातें होती है, जो चीज़ हम छिपाना चाहते हैं, तो वो मवाद क्या होता है? धुआं बन करके बाहर निकल जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है कि एकदम पूरा मजा आ रहा होगा आज का वीडियो में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न आपके बीच में है, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था? आप लोग सोचिएगा कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम हो जाएगा? बेनी प्रसाद भट्ट, देनी प्रसाद भट्ट, टोनी प्रसाद भट्ट, सनी प्रसाद भट्ट। बताइए ऑप्शनों सब कैसे कैसे लाया हुए हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेनी प्रसाद भट्ट। क्या हो जाएगा? बेनी प्रसाद भट्ट। यानी बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या हो जाएगा? बेनी प्रसाद भट्ट। आप लोग खाली भट्ट अगर याद कर लीजिएगा तो बस भट्ट हो जाएगा, याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 4 का आंसर क्या होगा भैया? 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न के आपके बीच में आ चुका है। तो पांचवा प्रश्न आपके बीच क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? आप लोग सोचिए जरा सा कि बालकृष्ण भट्ट जो थे उनके पिताजी पेशे से थे क्या थे? क्या रोजगार करते थे? चिकित्सक थे, डॉक्टर थे भैया, क्या व्यापारी थे, शिक्षक थे, या समाज सेवी थे? क्या हो जाएंगे? उनके पिताजी व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे। यानी बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या थे पेशे से? तो व्यापारी थे, यानी बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे। तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छठा प्रश्न आपके बीच में है, बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था? उनकी माँ का नाम आप लोग बताइएगा कि बालकृष्ण भट्ट की माँ का नाम क्या था? सुशीला देवी, रजनी देवी, पार्वती देवी, या सविता देवी? क्या हो जाएगा? उनकी माता का नाम क्या था? उनकी माता का नाम हो जाएगा पार्वती देवी। क्या नाम हो जाएगा? पार्वती देवी। यानी बालकृष्ण भट्ट की माँ का नाम क्या था? बच्चों याद कर लेना है फटाफट, उनकी माँ का नाम था पार्वती देवी। माता पिता का नाम और जन्म तिथि तो याद करिए लेना है, ठीक है ना। चलिए 6 हो गया। 7वां प्रश्न आपके बीच में है यहाँ पर कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? आप लोग सोचिए जरा सा कि बालकृष्ण भट्ट जो थे वे किस युग के निबंधकार थे? प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, कवि युग? क्या हो जाएगा इसका आंसर बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतेंदु युग। यानी बालकृष्ण भट्ट जो थे वो भारतेंदु युग के क्या थे? निबंधकार थे। किस युग के कलाकार हो जाएंगे? निबंधकार हो जाएंगे, तो भारतेंदु युग हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु युग। यदि अगर आप सभी फटाफट से वीडियो को देख रहे हैं और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अंत तक जुड़े रहिएगा, निश्चित रूप से और भी खूबसूरत सा प्रश्न आपको मिलेगा। ठीक है, 7वां प्रश्न हो गया। 8वां प्रश्न आपके बीच में आ चुका है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? आप लोग सोचिएगा जरा सा कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? कौन सा ऐसा लेखक है जिन्होंने दमयंती स्वयंवर की रचना की? क्या हो जाएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मलियज हो जाएगा जी, बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा, या फिर मोहन राकेश हो जाएगा? किसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट दमयंती स्वयंवर, इसके भी लेखक कौन हो जाएंगे? बालकृष्ण भट्ट। जिस प्रकार से कि बातचीत चैप्टर का लेखक है बालकृष्ण भट्ट, ठीक उसी प्रकार से दमयंती स्वयंवर का भी लेखक कौन हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। ठीक है, याद हो ही गया होगा। चलिए 9वां प्रश्न आपके बीच में है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? आप लोग सोचिएगा जरा सा, बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है, ये जो बातचीत है वो क्या है? क्या ये एकांकी है? क्या ये कहानी है? क्या ये यात्रा संस्मरण है? क्या ये फिर ललित निबंध है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ललित निबंध। यानी बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है वह हो जाएंगे ललित निबंध। क्या हो जाएगा? ललित निबंध। यानी कि 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी ललित निबंध। बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है या जो बातचीत है वह क्या है? तो यह एक ललित निबंध है। कौन सा निबंध है? तो ललित निबंध है। चलिए 9 प्रश्न हम लोग देख लिए। 10वां प्रश्न आपके बीच में आ चुका है कि असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच में हो सकती है। यह कथन किसने कहा था? किसने कहा था कि असल बातचीत जो होगा, ओरिजिनल जो बातचीत होगा, यह केवल 2 व्यक्ति के बीच में होता है? और बात भी सही है, केवल 2 व्यक्ति रहते हैं तो अपने दिल की बात एक दूसरे के पास रखते हैं, 2 से अधिक आदमी हो जाता है तो बातचीत नहीं होता है।
तो यह बात किसने कहा था कि असल बातचीत जो होता है यह केवल दो व्यक्तियों के बीच में होता है, दो आदमी। ये आंसर देखो, एग्जाम में जाइएगा तो वहाँ देखना है कि दो वाला क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा है। तो यदि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि असल बातचीत जो होता है, ओरिजिनल जो बातचीत होता है, वह केवल दो व्यक्तियों के बीच में होता है, यह बात कौन कहा था? कौन ऐसा था जो कि इसमें से कहा था कि असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच में होती है? एडिसन चचा ने कहा था, क्या बेन जॉनसन ने कहा था, क्या स्पेंसर ने कहा था, या मिल्टन ने कहा था? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा एडिसन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? एडिसन। एडिसन का कहना था कि असल बातचीत जो होती है यह केवल दो व्यक्तियों के बीच में होती है। कितने व्यक्तियों के बीच में होती है? दो व्यक्ति के बीच में। एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा दो, तो फटाक देके एडिसन टिक कर देना है। क्या टिक कर देना है? एडिसन। चलिए 10 हो गया। 11वां प्रश्न आपके बीच में है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यदि जब तक आप बोलिएगा नहीं तब तक आपका साक्षात्कार यानी इंटरव्यू नहीं होगा। किसने कहा था? तो एडिसन ने कहा था, बेन जॉनसन ने कहा था, मिल्टन ने कहा था, या फिर कनिंघम ने कहा था? किसने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है? किसने कहा था? तो किसने कहा था इसमें से? फटाफट सोचिए जरा सा, तो सोच लीजिए फटाफट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेन जॉनसन ने ही कहा था कि बोलने से ही मनुष्य का क्या होता है, रूप का क्या होता है, साक्षात्कार होता है। तो चलिए हम लोग देख लिए फटाफट से, क्या इसका आंसर हो गया? बी नंबर। अब देखिए 11 हो गया। 12वां प्रश्न है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? आप लोग फटाफट सोचिएगा कि रॉबिन्सन क्रूसो को, एक व्यक्ति थे उसका नाम था रॉबिन्सन क्रूसो, उसको कितना साल तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? रॉबिन्सन क्रूसो ने कब तक मनुष्य का मुख नहीं देखा था? 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, या फिर 16 वर्ष तक, या फिर 18 वर्ष तक? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 16 वर्ष। क्या हो जाएगा? 16 वर्ष तक। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख नहीं देखा था, और 16 वर्ष के बाद उन्होंने फ्राइडे नाम का एक व्यक्ति था, फ्राइडे, क्या नाम उसका हो जाएगा? फ्राइडे के मुख से उन्होंने पहली बार किसी बात को सुना। तो कितना साल तक उसको रखा गया था? 16 साल तक रखा गया था। 16 साल तक उन्होंने किसी का भी मनुष्य का बातचीत उचित को न सुना। कितना साल तक? तो 16 साल तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 साल तक। ठीक है, चलिए याद हो गया होगा। 12 को प्रश्न हम लोग देख लिए। 13वां प्रश्न आपके बीच में है, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी? कौन चीज आपके पास नहीं रहेगा तो पूरा संसार लगेगा कि गूंगा हो गया? क्या रहेगा आपके पास में? श्रवण शक्ति, या फिर वाक शक्ति, या फिर दिव्य शक्ति, या फिर स्मरण शक्ति? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा भाई? किसके ना होने से वाक शक्ति। वाक शक्ति मतलब समझते हैं जी, बोलने की शक्ति। आप सोचिए जरा सा, यदि अगर आपके पास में बोलने का शक्ति नहीं रहेगा तो ये पूरा दुनिया कैसा हो जाएगा? गूंगा लगेगा, गूंगी होगा। तो यानी क्या आपके पास में होना चाहिए? वाक शक्ति। वाक शक्ति मतलब कौन सी? बोलने की शक्ति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोलने की शक्ति होना चाहिए। तो 13 को प्रश्न हम लोग देख लिए। 14वां प्रश्न आपके बीच में है कि नाटक का प्रारंभ होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? कोई भी नाटक जो स्टार्ट होता है तो उसके बीच में जो पहली बार जो पाठ स्टार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है? आप लोग सोचिएगा जरा सा। तो कोई भी नाटक अगर होगा कहीं पर तो पहली बार जो पाठ होगा उसको क्या कहेंगे? भजन कहेंगे, नंदी पाठ कहेंगे, मंगल लाचरण कहेंगे, या फिर आरती कहेंगे? क्या कहेंगे? तो बच्चों उसको कहा जाता है नंदी पाठ, या नंदी पाठ, या नंदी पाठ वही हुआ, ठीक है ना? तो नंदी पाठ कहा जाता है। कोई भी नाटक अगर कहीं पर स्टार्ट होने वाला है तो उससे पहले होता है कौन सा? नंदी पाठ होता है। क्या होता है बच्चों? तो नंदी पाठ हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15वां प्रश्न आपके बीच में है। 15 नंबर का प्रश्न है कि बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? आप किसी से बातचीत करते हैं तो आपका मन कैसा हो जाता है? सोचिए जरा सा। तो बातचीत करने से मन किस प्रकार हो जाता है? क्रोधपूर्ण हो जाता है, या फिर भारी और बोझिल हो जाता है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हल्का और स्वच्छ। यदि अगर आप किसी से बातचीत करते हैं तो आपका मन हल्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मन हल्का हो जाएगा। इसलिए बातचीत तो करना ही चाहिए। बातचीत करने से जो मेंटलिटी प्रेशर होता है वो खत्म हो जाता है। आप किसी से भी बातचीत कर लीजिए, लेकिन हाँ अच्छा आदमी से बातचीत कीजिएगा, तभी ना आपका मन हल्का रहेगा। ऐसा नहीं कि कोनो गरमाइल आदमी से बात कर लीजिएगा, वो और गर्म हो जाएगा, आपको भी गर्म कर देगा। बस वही वाला बात है। तो बातचीत करने से मन कैसा हो जाता है? हल्का हो जाता है। मन क्या हो जाता है? हल्का हो जाएगा और स्वच्छ हो जाएगा। चलिए 16वां प्रश्न आपके बीच में है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। क्या बात है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आप लोग सोचिएगा जरा सा, कहाँ के लोगों को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन आता है, मतलब बोलने की कला आता है? क्या अफ्रीका के लोगों को, भारत के लोगों को, यूरोप के लोगों को, कनाडा के लोगों को? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोप के लोगों के पास। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो होता है यानी वार्तालाप की कला कहा जाए, बोलने की कला कहा जाए, तो यह यूरोप के लोगों के पास में होती है। कहाँ के लोगों के पास होती है? तो यूरोप के लोगों के पास में। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ हो जाएगा? यूरोप के लोगों के पास में होती है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों के पास।
चलिए 17वां प्रश्न आपके बीच में है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है? आप लोग सोचिए जरा सा, इनमें से कौन सा जो उपन्यास है वह बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है? मैला आंचल गोदान, 100 अजान एक सुजान, अंतराल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान जो है उसका भी लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित कौन सा इसमें है? 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान, बालकृष्ण भट्ट। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? उसका रचना उचना भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, देख सकते हैं इस टाइप का प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। तो 17 को प्रश्न हम लोग देख लिया। 18वां प्रश्न आपके बीच में खूबसूरत सा प्रश्न फिर आ चुका है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? आप लोग सोचिए जरा सा, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी ऐसी पत्रिका थी जिसका संपादन किया था? कौन सी ऐसी पत्रिका पूछ रहा है, कौन सा पत्रिका हो जाएगा? आर्यावर्त हो जाएगा, हुंकार हो जाएगा, हिंदी प्रदीप हो जाएगा, पंजाब केसरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप का जो पत्रिका निकला था उसका संपादन किसने किया था? तो बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था बच्चों? तो हिंदी प्रदीप। याद रहेगा ना जी? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप। 19वां प्रश्न आपके बीच में है, जैसा काम वैसा परिणाम। जैसा काम वैसा परिणाम, नहीं पढ़िएगा तो फेलो कर सकते हैं। जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा रचित प्रहसन है? आप लोग सोचिए जरा सा, तो जैसा काम वैसा परिणाम क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट या फिर मोहन राकेश। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है जैसा काम वैसा परिणाम। जैसा काम वैसा परिणाम का भी लेखक कौन हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट। कौन हो जाएंगे? बालकृष्ण भट्ट। सही बात है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एग्जाम में फेल कर जाएंगे। अभी वीडियो दिखा रहे हैं, आधा वीडियो देख लिए हैं, भाग गए, सोचा हो देखेंगे कभी हो, ऐसा नहीं करना है। पूरा का पूरा जो होता है अपना वीडियो पूरा का पूरा देख लेना है। हो सकता है कल वीडियो देखने का मौका ना मिले, हो सकता है कल दूसरा नया वीडियो आ जाए, तो मतलब जो भी काम करना है तो ऑन द स्पॉट करिए लेना है, कल के भरोसे में हम लोग को नहीं रहना है ना जी। चलिए 20वां प्रश्न आपके बीच में है, अशिक्षित लोगों के बीच जो बातचीत होता है वह क्या कहलाता है? आप लोग सोचिए जरा सा, जो अशिक्षित लोग होता है, मूर्खा जो होता है, जिसको मूर्ख कहते हैं, वो लोग जो बातचीत करता है वो बातचीत कैसा बातचीत होता है? बतकही होता है, ठिठोली होता है, गप होता है, हंसी मजाक होता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बतकही। यानी मूर्खा आदमी जो होगा वो बतकही कहेगा। बतकही करेगा मैंने कौन चीज? बात का बतंगर करेगा, कोनो बात सही हो नहीं है झूठो उसमें बोलेगा हाँ सही है, इसलिए मूर्ख से जो है ना मुंह लगाना बेकार है। तो वही है आंसर यहाँ, बतकही। तो मूर्ख लोगों के बीच जो बातचीत अगर होता है तो वो क्या करेगा? बतकही करेगा। क्या करेगा? बतकही। ठीक है, ठिठोली मना हो गया, हंसी, गप मना हो गया, बातचीत करना, हंसी मजाक वो थोड़े ना, बतकही करेगा। इसलिए कभी भी हम लोगों को अशिक्षित लोगों से मुंह नहीं लगना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो करेगा बतकही, अपना ही बात को प्रूफ करवाने में लगा रहेगा, चाहे वो झूठ रहे चाहे सच रहे। तो 20 हो गया। 21वां प्रश्न आपके बीच में है कि गद्य का विकास किस काल में हुआ? आप लोग सोचिए जरा सा कि गद्य का विकास किस काल में हुआ? आदि काल में हुआ, भक्ति काल में हुआ, रीति काल में हुआ या फिर आधुनिक काल में हुआ? तो गद्य खंड का विकास किस काल में हुआ? आधुनिक काल में हुआ। गद्य खंड का विकास किस काल में हुआ? तो आधुनिक काल में हुआ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक काल हो जाएगा। 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 22वां प्रश्न आपके बीच में है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो एडिशन और स्टील की श्रेणी में भट्ट जी को कौन से अंग्रेजी साहित्य के हो जाएंगे जिन्होंने एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर रामविलास शर्मा? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया था कि अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में भट्ट जी को रखा। रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि बालकृष्ण भट्ट जो हो जाएंगे वो एडिशन और स्टील जो एक अलग साइंटिस्ट है उसी की तरह है। तो किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। सियावर रामचंद्र की जय, याद रख लेना है। 22 हो गया। 23वां प्रश्न है कि संवाद का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? किसी भी संवाद का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? तर्क है, जिज्ञासा है या फिर आत्मीयता हो जाएगा या फिर प्रवाहपूर्ण भाषा हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आत्मीयता। यानी संवाद का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आत्मीयता हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आत्मीयता। फटाफट याद कर लेना है। अब बस पूरा का पूरा वीडियो में एकदम धुआं आज कर देंगे, ठीक है ना, याद करवा के ही छोड़ेंगे सबको। चलिए, कहता है कि 24वां प्रश्न है कि संयोगिता स्वयंवर। आप लोग बताइएगा कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? श्रीनिवास दास की या फिर श्याम सुंदर दास की, रामचंद्र शुक्ल की या फिर लाला भगवान दीन की? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा श्रीनिवास दास की। श्रीनिवास दास की का जो रचना था उसका नाम था संयोगिता स्वयंवर। क्या नाम था? संयोगिता स्वयंवर। यानी संयोगिता स्वयंवर का आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनिवास दास। क्या हो जाएगा इसका आंसर? श्रीनिवास दास।
चलिए 24वां प्रश्न देख लिए। 25वां प्रश्न आपके बीच में है कि कौन सी कीर्ति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं है। आप बताइए, यहाँ क्वेश्चन बोल दिया नहीं पूछ दिया, मैंने कौन सा इसमें नहीं लिखा है, बालकृष्ण भट्ट ने इनमें से कौन सा नहीं लिखा है। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए तो। 100 अजान 1 सुजान, हाँ लिखा है। नूतन ब्रह्मचारी, ये भी लिखा है, सही बात है। शिशुपाल वध, हाँ यो लिखा है। प्रभावती न लिखा है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नहीं लिखा है, मतलब नहीं लिखा है। कौन ने लिखा है? प्रभावती जो है ना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो यह नहीं लिखा गया है। और यह तीनों लिखा गया, यह तीनों क्या किया गया है? लिखा गया है, तो यह नहीं लिखा गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ बोला नहीं, तो नहीं हो जाएगा। प्रभावती को नहीं लिखे हैं, तो इसका आंसर प्रभावती हो जाएगा। चलिए 25 हो गया। 26वां प्रश्न आपके बीच में है कि कौन सी कीर्ति जो है बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई है। बताइए इसमें से कौन सा ऐसा रचना है जो कि बालकृष्ण भट्ट का द्वारा लिखा गया। आप लोग सोचिए जरा सा, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? भैया इसका आंसर होना चाहिए रेल का विकट खेल। क्या होना चाहिए? रेल का विकट खेल, यानी कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा इसमें से कौन सा लिखा गया है? तो रेल का विकट खेल। तो आंसर हो जाएगा 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 26 हम लोग देख ले। 27वां प्रश्न आपके बीच में है कि आप लोग सोचिए जरा सा, 1869 से लेकर के 1879 तक बालकृष्ण भट्ट ने किस स्कूल में अध्यापन किया था? आप लोग सोचिए जरा सा, इतना ईस्वी से लेकर के इतना के बीच में बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा ऐसा स्कूल था जिसमें इन्होंने क्या किया था? अध्ययन किया था, ठीक है। प्रयाग के मिशन स्कूल में, प्रयाग के CA वो स्कूल में, हैदराबाद के स्कूल में, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा स्कूल में वो पढ़ाई किए थे बताइए तो आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयाग का मिशन स्कूल में था। इसी में इन्होंने क्या किया था? अपनी पढ़ाई को पूरा किया था, ठीक है। तो प्रयाग में, कहाँ हो जाएगा? प्रयाग कहाँ है जी? यूपी में है। कहाँ है? यूपी में। 27 हो गया। 28वां प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे। आप लोग सोचिए जरा सा कि बालकृष्ण भट्ट किस स्वभाव के व्यक्ति थे, उनका स्वभाव कैसा था, उनका विचार कैसा था। बताइए, उग्र था, नम्र था, उदार था, इनमें से कोई नहीं। किस स्वभाव के थे? उग्र स्वभाव के थे। बड़ा गुस्सैल टाइप का आदमी थे बालकृष्ण भट्ट, ना जी। उग्र आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी उग्र स्वभाव के व्यक्ति थे। ये थोड़ा गुस्सैल टाइप के व्यक्ति थे। कौन? बालकृष्ण भट्ट। चलिए 28 को प्रश्न हम लोग देख लिए। 29वां प्रश्न आपके बीच में है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हो जाएंगे। आप लोग सोचिए जरा सा, बालकृष्ण भट्ट जो है किस काल के रचनाकार हो जाएंगे। इस बार आपको काल पूछ दिया। आदि काल हो जाएगा, भक्ति काल हो जाएगा, रीति काल हो जाएगा, आधुनिक काल हो जाएगा। किस काल के हो जाएंगे? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आधुनिक काल। तो बालकृष्ण भट्ट जो हो जाएंगे वे आधुनिक काल के क्या थे? रचनाकार थे। किस काल के रचनाकार थे? तो भैया आधुनिक काल के। क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर 29 का हो जाएगा, आधुनिक काल। 29 का डी हो जाएगा। चलिए 30वां प्रश्न आपके बीच में है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन हो जाएंगे। आप लोग सोचिए जरा सा कि बातचीत का लेखक कौन हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन है। बालकृष्ण भट्ट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बालकृष्ण भट्ट। इसको तो ऐसे हम लोग हवा में ही ले लिए। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दे भैया एग्जाम में तो मजा आ जाए। चलिए 31वां प्रश्न आपके बीच में है कि बालकृष्ण भट्ट ने प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किया। आप लोग सोचिए जरा सा कि बालकृष्ण भट्ट ने प्रारंभ में फर्स्ट में कौन सा विषय का अध्ययन स्टार्ट किए थे? विज्ञान का, संस्कृत का, हिंदी का, उर्दू का। हिंदी का भले ही टीचर है, लेकिन वो पहले स्टार्ट किया था कौन चीज़? संस्कृत। क्या स्टार्ट किए थे? संस्कृत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत को लगता होगा सी हो जाएगा, लेकिन सी नहीं होगा, बी होगा। तो प्रारंभ में कौन सा विषय का अध्ययन स्टार्ट किए? तो संस्कृत का। कौन सा विषय का? तो संस्कृत का हो जाएगा। चलिए याद हो गया आपको। 31 हो गया। 32वां प्रश्न है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण और दोष, तब तक उसका जो है ना क्या प्रकट नहीं होता है। भैया बोलिए दी आंसर, ठीक है। चलिए तो कहता है क्वेश्चन है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका क्या प्रकट नहीं होगा। जब तक आप बोलिएगा नहीं तो आपका क्या प्रकट नहीं होगा। तो आंसर तो मेरे मुंह से निकल गया। खाना पीना प्रकट नहीं होगा, हंसना प्रकट नहीं होगा, सोना जागना प्रकट नहीं होगा, गुण और दोष प्रकट नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुण और दोष। जब तक आप नहीं बोलिएगा तो आपका कैसे मालूम चलेगा आपके अंदर में क्या टैलेंट है। जब तक हम बोलवे नहीं करेंगे तो कैसे मालूम चलेगा कि सर कैसा पढ़ाते हैं। तो जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसका अंदर का जो गुण है, उसके अंदर का जो बुराई है वो प्रकट नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
चलिए 32 हो गया। 33वां प्रश्न है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाषण बनकर के निकल पड़ता है, ठीक है ना। तो आप लोग बताइएगा किस रूप में। जब बातचीत चैप्टर में कहा गया है कि किस बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा होता है वह भाप बन के निकल जाता है। कैसे? जब हम बहस करेंगे तब, जब हम झगड़ा करेंगे तब, बातचीत के जरिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बातचीत के जरिए। यानी जब हम बातचीत करेंगे तो बातचीत के जरिए क्या होगा, मेरे अंदर में जो कुछ मवाद जमा होगा, जो भी कुछ मेरे अंदर में बात जमा रहेगा वो क्या हो जाएगा, धुआं बन के निकल जाएगा। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? बातचीत करना चाहिए। तो बातचीत करने से जो कुछ मेरे अंदर में रहेगा वो बाहर निकल जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 33वां प्रश्न है कि वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद संवाद क्या है बताइएगा आप लोग। आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक हो जाएगा, या फिर कविता संग्रह हो जाएगा, कहानी संग्रह हो जाएगा, या फिर नाट्य संग्रह हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। कौन सी? वाद संवाद। वाद संवाद क्या है? तो भैया आलोचनात्मक निबंधों की यह एक पुस्तक है। यह एक क्या है? पुस्तक है। चलिए 34 हो गया। 35वां प्रश्न है कि निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? आप लोग बताइएगा कि निबंध लेखन की दृष्टि से, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक है ना। तो निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? उर्वर था, अनुपयोगी था, प्रगतिशील था, प्रतिगामी था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उर्वर। यानी कि निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? तो भैया उर्वर था, उर्वर था। कैसा था? आंसर उर्वर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उर्वर। 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 36वां है कि कैसी बातचीत राम रमोवल कहलाती है? बताइए कौन सा ऐसा बातचीत होगा जो केवल फॉर्मेलिटी के तौर पर होता है? कौन सी बातचीत केवल राम रमोवल मतलब हो गया एक प्रकार से फॉर्मेलिटी के लिए। तो बताइए 2 से अधिक बातचीत होगा, 3 से अधिक बातचीत होगा, 4 से अधिक बातचीत होगा? तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 से अधिक। यदि अगर सोच लीजिए जरा सा, 4 आदमी से अधिक अगर आपके बीच आदमी रहेगा तो बातचीत नहीं रहेगा। जैसे मान के चलिए हम हैं, एक आदमी और है, तो 2 आदमी है तो बातचीत करेंगे तो वो बातचीत अच्छा रहेगा, अच्छा से बातचीत हो जाएगा। फिर 3 आदमी हो गया तो बातचीत हम लोग निरस्त कर देंगे। और 4 आदमी हो गया बातचीत में तो बातचीत नहीं रहेगा, फॉर्मेलिटी हो जाएगा। चलो तुम बोलो, अच्छा से कोई सुन नहीं पाएगा। तो यानी 4 से यदि अगर अधिक आदमी हो गया तो बातचीत नहीं रहेगा, वह केवल एक फॉर्मेलिटी हो जाएगा, राम रमोवल हो जाएगा। राम रमोवल कब होगा? जब 4 आदमी से अधिक बातचीत करेगा तब। चलिए 36 हो गया। 37वां प्रश्न आपके बीच में है कि हिंदी प्रदीप जो मासिक पत्रिका था उसका प्रकाशन कब हुआ था? आप लोग बताइए जरा सा। हिंदी प्रदीप जो है वो जो मासिक पत्रिका निकलना स्टार्ट हुआ था तो वो कब निकलना हुआ था? 1875 में, 1876 में, 77 में, या 1878 में? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1877 में। 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संपादन हुआ था। 1877 में हो जाएगा इसका आंसर। 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 38वां प्रश्न है कि बातचीत में लेखक को का किस्सा याद आ गया? बताइए आप लोग। जब हम बातचीत चैप्टर पढ़ा रहे थे, इसीलिए बोलते हैं वीडियो का जो है ना सब्जेक्टिव को देखिए तब ऑब्जेक्टिव देखिएगा। केवल ऑब्जेक्टिव देखिएगा तो याद नहीं होगा। आप लोग इसका सब्जेक्टिव वाला जो मेरा वीडियो है उसको अवश्य देख लीजिएगा, उसमें हम लाइन बाय लाइन पढ़ाए हुए हैं। तो कहता है कि बातचीत में लेखक को किसका किस्सा याद आ गया? बताइए जब बातचीत चैप्टर हम पढ़ा रहे थे उसमें लेखक को कौन सा कहानी याद आ गया? किसका कहानी? तो रॉबिन्सन क्रूसो का, फ्राइडे का, या फिर फ्राइडे 2 बार हो गया है, क्रिस्टोफर कोलंबस का, किसका कहानी याद आ गया? उसको आंसर आ गया रॉबिन्सन क्रूसो का। रॉबिन्सन क्रूसो का कहानी याद आ गया किसको? बातचीत में लेखक बालकृष्ण भट्ट को रॉबिन्सन क्रूसो का कहानी याद आ गया। तो किसका किस्सा याद आ गया? किस्सा मैंने कहानी, रॉबिन्सन क्रूसो का। रॉबिन्सन क्रूसो का कहानी जो है ना लेखक को याद आ गया। उन्होंने कहा था कि आपने रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा तो आपने सुना ही होगा, जिसमें कि 16 वर्ष तक वाला कहानी था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रॉबिन्सन क्रूसो हो जाएगा। 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 39वां प्रश्न है। बताइए 2 बुढ़ों के बीच बातचीत होगा, जो 2 बुढ़वा सब जो बातचीत करेगा उसके बातचीत का विषय क्या होगा? बताइए 2 बुढ़ा को अगर बैठा दीजिएगा तो वो बातचीत जो करता है, जनरली आप लोग देखे होंगे गांव में जो बहुत सारे बुजुर्ग सब होते हैं, बुढ़वा सब जो होता है, यानी कहा बुढ़ों को इसलिए लिख दिए क्या कि किताब में लिखा हुआ था, यानी बुढ़ों नहीं लिखना चाहिए, बुढ़वा। चलिए ठीक है। कहता 2 बुढ़ों के बीच बातचीत का आम विषय क्या होगा? जमाने की शिकायत, बहु बेटियों से संबंधित, सहपाठियों का गुण अवगुण, या फिर राजकाज की बात? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा जमाने की शिकायत। सही बात भी है। 2 बूढ़ा सब आदमी अगर आपके बीच बैठ गया, आपके बीच अगर पकड़ा गया तो एकदम जमाना से शिकायत करेगा, बड़े बा हमरे जमाना में ये होता था, हमरे जमाना में वो होता था। तो वही होता है, 2 बुढ़वा अगर गपशप करेगा तो अपना जमाना का बारे में खाली बातचीत करेगा, नया जमाना का खाली बुराइए करेगा। बा आजकल का लड़का सब ऐसा है वैसा है, एगो हम लोग थे ऐसा थे वैसा थे। तो अपना जमाना का ही खाली बात करेगा, अपने जमाने का क्या करेगा? शिकायत करेगा।
चलिए 40वां प्रश्न आपके बीच में फिर से आ चुका है। देखिए यहाँ पर कहता है कि लेखक के अनुसार किन लोगों में बातचीत का हुनर है। आप लोग बताइए कहाँ के लोगों के पास बातचीत का हुनर है। इस टाइप का प्रश्न मिल चुका है। कहता है कहाँ के लोगों के पास बातचीत का हुनर है। अमेरिकन लोगों के पास, चीन के लोगों के पास, यूरोप वासियों के पास, या फिर एशियाई लोगों के पास। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यूरोप के लोगों के पास आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है, बातचीत करने का हुनर है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों के पास में है? तो यूरोप के लोगों के पास, यानी यूरोप वासियों के पास। क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप से घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए 40 टोलो देख लिए। 41वां प्रश्न आपके बीच में कहा, दो बुढ़ियों के बीच, आप बताइएगा आप लोग कि दो बुढ़िया सब जो गांव में बातचीत करती है, आप शहर में भी बातचीत जो भी करे, तो कहता दो बुढ़ियों के बीच जो बातचीत होगा वह बातचीत किस टाइप का होता है? जमाने की शिकायत वाला रहेगा, बहू बेटियों के बारे में रहेगा, सहपाठियों के गुण अवगुण के बारे में रहेगा, या फिर राजकाज की बात रहेगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बहू बेटियों के बारे में। सही बात भी है। दो बुढ़िया अगर बातचीत कर लेगा तो अपना बहू का, यानी अपना पुतों का क्या करेगा? बुराई करेगा, अपना बेटी का तारीफ करेगी। सब लगभग घर में यही बातचीत हो रहा है। तो दो बुढ़ियों के बीच बातचीत किस प्रकार के होगा? बहू बेटी वाला। अपना बेटी का बड़ाई, या बहू का क्या करेगा? शिकायत करेगा। सही बात भी है। तो दो बुढ़ियों के बीच बातचीत किस प्रकार का होगा? तो बहू बेटी वाला होगा। कैसा हो जाएगा? बहू बेटी वाला। ठीक है। एग्जाम में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ था, बताइए कि दो बुढ़ियों के बीच जो बातचीत होगा उसका प्रकरण कैसा होगा। तो आपको लिखना पड़ेगा, इसमें बना बना का आंसर लिख दीजिएगा कि बहू बेटियों वाली प्रकरण बातचीत होता है। 41 हो गया। 42वां प्रश्न आपके बीच में है। कहता है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किसकी बातचीत में उमड़ चला। आप लोग कहता है बातचीत शीर्षक के निबंध के अनुसार जो है कि रस का समुद्र किसकी बातचीत में उमड़ चलता है? दो सहेलियों की बातचीत में, या फिर दो पुरुषों की बातचीत में, दो बच्चों की बातचीत में, या फिर दो मूर्खों की बातचीत में? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा बच्चा? ऑप्शन नंबर ए। तो दो सहेलियों के बीच बातचीत में, यानी दो सहेली यदि अगर बातचीत करना चालू कर दे तो बातचीत में इतना खो जाती है। जब हम लोग भी क्लास में ऑफलाइन क्लास लेते हैं, जहां दो लड़की को देख लिए बातचीत करने लगेगी तो बातचीत में खो जाती है। कितनों पढ़ा दें, यहाँ बीच में क्या पढ़ा देते हैं उसको कुछ नहीं मालूम है। क्या है कि उसके बीच में क्या हो गया? रस का समुद्र हो गया, एकदम खो जाती है बातचीत करने में। तो दो सहेली जो बातचीत करती है उसके बीच में रस का समुद्र जो है ना एकदम उमड़ पड़ता है, खो जाती है बातचीत के बीच में। यानी दो सहेली के बीच बातचीत जो होता है उसमें रस का समुद्र आ पड़ता है। चलिए 42 हो गया। 43वां प्रश्न है कि बातचीत किस विद्या की रचना है। आप लोग सोचिए जरा सा, बातचीत किस विद्या की रचना है? क्या यह निबंध है, क्या यह कविता है, या फिर कहानी है, क्या या फिर आलोचना है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी निबंध। बातचीत जो क्या है? बातचीत यह एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है। तो ललित निबंध हो जाएगा, या एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन भी देगा तो निबंध में टिक कर देना हम लोगों को। 43 हो गया। 44वां प्रश्न आपके बीच में है। कहता है एडिसन के अनुसार असल बातचीत जो होता है कितने लोगों के बीच में होता है? बताइए, हम पहले भी इसका आंसर बता चुके हैं। आप लोग बताइए फटाफट। तो असल बातचीत कितने लोगों के बीच में होता है? कितने लोगों के बीच में? 2, 3, 4, 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और दो लोगों के बीच में। असल जो बातचीत होता है ना, ओरिजिनल बातचीत केवल दो आदमी रहेगा तभी होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, असल बातचीत दो लोगों के बीच होता है। 44 हो गया। 45वां है आपके बीच में कि बालकृष्ण भट्ट को पढ़ने की अभिरुचि किसने जगाई। आप लोग सोचिए जरा सा कि बालकृष्ण भट्ट जो थे उसको पढ़ने का जिज्ञासा किसने जगाया? माता पार्वती देवी ने, पिता बेनी प्रसाद भट्ट ने, उसका दोस्त मित्रगण ने, या फिर उसका दादाजी ने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनकी माता पार्वती देवी ने। उनकी माता जो पार्वती देवी थी उन्होंने क्या किया कि बालकृष्ण भट्ट को पढ़ने का रुचि जगाया। उनकी माँ की वजह से ही बालकृष्ण भट्ट जो क्या हो गए, पढ़ने में आगे बढ़े। उनकी माँ ने उसको पढ़ने में काफ़ी मदद किया, उसको पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट जगाया, उसकी माँ पार्वती देवी ने। तो इसका आंसर क्या हो गया? 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए 46वां प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट ने लगभग कितने निबंध लिखे? आप लोग सोचिए जरा सा कि बालकृष्ण भट्ट ने लगभग कितने निबंध लिखे अप्रॉक्स में? 1000, 1001, 1002, 1004। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लगभग 1000 निबंध उन्होंने लगभग लिख चुके हैं। आप सोचिए जरा सा कितने महान लेखक थे जिन्होंने 1000 लगभग निबंध इन्होंने लिखा। हम लोग तो केवल बातचीत जानते हैं, लेकिन ऐसा 1000 लिख चुके हैं। आप सोचिए जरा सा।
47वां प्रश्न है कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो कि वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उसमें से बताइए एक कौन सा है। भगवान ने आपको बहुत सारा शक्ति दिया है, पढ़ाए थे चैप्टर में, भगवान ने आपको बहुत सारा शक्ति दिया है, तो बताइए इसमें से कौन सा ऐसा शक्ति है जो कि भगवान ने आपको दिया है। स्पर्श शक्ति, इसमें से मेन क्या हो जाएगा, स्पर्श शक्ति, श्रवण शक्ति, वाक्य शक्ति या फिर घृणा शक्ति। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा घृणा वाक्य शक्ति। क्या हो जाएगा, वाक्य शक्ति, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी वाक शक्ति। वाक शक्ति क्या हो जाएगा कि भगवान ने आपको अनेक सारा वरदान दिया हुआ है, इस वरदान में जो वाक शक्ति है, वाक शक्ति क्या हो जाएगा, ईश्वर के दिया हुआ उसमें से एक वरदान वाक शक्ति भी है, जो कि भगवान ने सोची जरा सा आपको बोलने की कला दी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वाक शक्ति, वाक शक्ति। 48वां प्रश्न है कि यह पंक्ति किस पाठ की है। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता। आप लोग सोचिए जरा सा, किस चैप्टर में कहा गया है सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके अंदर का गुण और दोष प्रकट नहीं होता। बताइए कौन चैप्टर में ये बात कहा गया है। तिरिच में कहा गया, उसने कहा था कहा गया है, बातचीत में कहा गया, या फिर चैप्टर नंबर अर्धनारीश्वर में कहा गया। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बातचीत। बातचीत में ही कहा गया है सच है मनुष्य जब तक बोलता नहीं है तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। 48 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बातचीत चैप्टर में ही यह बात कहा गया है तो सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 49वां प्रश्न आपके बीच में है कि नूतन ब्रह्मचारी जो उपन्यास है वह किसकी है। आप लोग सोचिए जरा सा कि एक उपन्यास है, उसका नाम है नूतन ब्रह्मचारी। तो आप लोग सोचिए जरा सा कि नूतन ब्रह्मचारी जो उपन्यास है वह किसका है। मलियज का है, रामधारी सिंह दिनकर का है, नामवर सिंह का है, या फिर बाल कृष्ण भट्ट का है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बाल कृष्ण भट्ट। नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन हो जाएंगे, बाल कृष्ण भट्ट। यह भी उसी का उपन्यास है। तो 49 हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं अंतिम प्रश्न की यानी 50वां यानी अंतिम प्रश्न है। कहता है कि आप देखिए बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी, कब उनकी डेथ हुई थी। आप लोग सोचिए जरा सा कि बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी, बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी। 20 जुलाई 1914, 10 जून 1905, या फिर 15 मार्च 1909, या फिर 20 सितंबर 1917। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर सोचिए जरा सा फटाफट, आप लोग तब तक सोचिए जरा सा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 20 जुलाई 1914 में, 20 जुलाई 1914 में बालकृष्ण भट्ट चचा की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो आज हम लोग कुल मिलाकर के कितना प्रश्न को देख लिए, 50 प्रश्न को देख लिए। और आपको कैसा लग रहा है यह वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हाँ, जो भी बच्चे नए हैं वह सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से हम आपको बहुत सारा तैयारी करवाएंगे, सारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वीडियो भी डालेंगे। और जो भी चीज़ आपको दिक्कत हो रहा है, कहाँ किस चीज़ में दिक्कत हो रहा है और आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए, इसमें आप लोग कमेंट लिखिएगा कि आपको सर ग्रामर पोर्शन में दिक्कत हो रहा है या क्या चीज़ आपको चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और हाँ, जाने से पहले एक लाइक वाला बटन अवश्य अपने सर के लिए करके जाइएगा और एक खूबसूरत सा प्यारा सा कमेंट अपने सर के लिए कर दीजिएगा। हाँ सर, वीडियो देखने में बहुत मज़ा आ रहा है, इस टाइप का कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है सर, बहुत आपका क्लास में आनंद आता है, इस प्रकार का एक खूबसूरत सा प्यारा सा कमेंट अवश्य लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, आप सभी के लिए मिलते हैं हम लोग अब फिर से एक नए वीडियो में।